विशेष आहरण अधिकार हमने पढ़ा और इसमें जाना कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्थापित विशेष खाता है और इसमें स्वर्ण का कोई मान नहीं है। इसे एक तरह से कागजी स्वर्ण भी कहा गया। लेकिन इस जो विशेष आहरण अधिकार की योजना लागू की गई अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के लिए, उसकी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, उसकी कुछ कमियां हैं। क्या हैं या क्या बातें हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस को कम करती हैं? पहला, जैसे किसी देश की संचित कोषीय आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है और न ही निकट भविष्य में ऐसे फॉर्मूले की दिशा में कोई प्रयत्न ही किया जा रहा है। ठीक है, कि भाई कितना संचित कोष किस देश को मिलेगा। फिर बात आती है कि विशेष आहरण अधिकार का एक बड़ा भाग, लगभग 73% विश्व के विकसित उद्योग प्रधान देशों को मिला है और विकासशील देशों को, जिनकी जनसंख्या विश्व की 2/3 है ना, उसका बहुत थोड़ा भाग यानी लगभग 27% दिया गया है। ब्याज की दर बहुत कम है और विशेष आहरण अधिकार का प्रयोग सीमित है। इस दृष्टि से ये योजना अन्य कोषों जैसे स्वर्ण और विदेशी विनिमय कोष की तुलना में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक है, यद्यपि ये माना गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक विकास को सुलभ बनाना है, किंतु व्यवहार में इस उद्देश्य से लाभ की कम संभावना है, क्योंकि विकासशील देशों को सरल ऋण मिलने से मुद्रा प्रसार के वातावरण को और अधिक बल मिलता है और वो उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। अब स्वर्ण मान का जो मूल्य है वो 16 विश्व मुद्राओं में आधारित कर दिया गया है, जो पहले 5 था, और इसमें अमेरिकी डॉलर प्रमुख स्थान रखता है, प्रमुख मुद्रा होती है। ठीक है, इसी तरह स्वर्ण का विमुद्रीकरण करके मौद्रिक निधियों में स्वर्ण का स्थान एसडीआर द्वारा ले लिया गया है, मतलब उसको ग्रहण कर लिया गया है। कई चेंजेस भी हुए हैं आईएमएफ ने, और इसमें जो आईएमएफ के या विशेष आहरण अधिकार का जो उपयोग कर रहे हैं उन देशों द्वारा तेल की सुविधा भी दी गई है, या लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि एसडीआर का मूल्य निर्धारित करने में अमेरिकी डॉलर को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया और ब्याज की दर में वृद्धि हो जाने के कारण विकासशील देशों के लिए एसडीआर की जो उपयोगिता थी, इम्पोर्टेंस थी, वो कम हो गई। और इसके अलावा जो एसडीआर्स दिए गए वो सशर्त थे, कंडीशनल थे, और इस पर ब्याज की ऊंची दर थी। ठीक है, और इसी तरह विकास सहायता को एसडीआर के आवंटन से नहीं जोड़ा गया, तो ये माना गया कि यह प्रणाली विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों के लिए अधिक लाभकारी थी। ये इसकी आलोचनाएं की गई और इसके तदुपरांत एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम 1976 को स्थापित किया गया। जून 1974 की मौद्रिक संधि के अंतर्गत एक विशुद्ध रूप से अस्थायी मौद्रिक प्रणाली स्थापित की गई थी। ठीक है, 8 जनवरी 1976 को किंगस्टन में हुए मौद्रिक सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ और इसकी जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि पहली बात, एसडीआर को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, एसडीआर को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा, स्वर्ण का अधिकृत मूल्य समाप्त कर दिया गया।
फिर अब सदस्य देशों को अभ्यंश का एक भाग स्वर्ण के रूप में नहीं रखना होगा और इस प्रकार स्वर्ण के महत्व को समाप्त कर दिया गया। इसी तरह 5 करोड़ औंस स्वर्ण बेचने का निर्णय किया गया और कोष में जमा स्वर्ण का 1/6 भाग बाजार मूल्य पर बेच दिया गया और इस बिक्री के लाभ से एक ट्रस्ट कोष की स्थापना की गई। इसी तरह स्वर्ण जमा मूल्य का 1/6 भाग सदस्य देशों को लौटा दिया गया। शेष स्वर्ण मात्रा के प्रयोग के बारे में सदस्यों के 85% बहुमत से निर्णय लेने का प्रावधान किया जाने लगा या प्रावधान किया गया। इसी तरह एसडीआर को संचित निधि के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा वही 5 जो मुद्राएं हैं उसमें एसडीआर की इकाई का निर्णय की मूल्य निश्चित किया जाने लगा जनवरी 1981 से और सदस्य देशों के अभ्यंशों में कुछ वृद्धि की गई। मुद्रा कोष के वित्तीय व्यवहारों का सरलीकरण व विस्तार किया गया। जो ये नवीन अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बनी उसमें स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य की धारणा विकसित की गई। ऐसी मुद्रा के 2 लक्षण हैं कि ऐसी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता हो, ऐसी मुद्रा का विदेशी विनिमय बाजार में प्रमुख रूप से लेन देन होता हो। ठीक है, ये नवीन अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बनाई गई और उसमें ये माना गया कि ये एसडीआर को तो महत्व देना है, साथ में ये विशेष बातें कही गई। लेकिन इस कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर इसकी भी आलोचना की जाती है। जैसे पहला, एसडीआर का आवंटन विकासशील देशों की विकास सहायता से संबद्ध नहीं किया गया। फिर इस प्रणाली का निर्माण करते समय अल्प विकसित देशों को विश्वास में नहीं लिया गया। थर्ड, इसके अंतर्गत परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था की गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और चौथा, एसडीआर का अधिकाधिक लाभ तेल उत्पादक देशों को ही प्राप्त होगा। फिफ्थ, वर्तमान प्रणाली में ब्रेटन वुड्स प्रणाली की भांति समरूप व समन्वित नियमों का अभाव है और नवीन प्रणाली में विनिमय दरों के उच्चावचनों पर कड़े प्रतिबंधों का भी अभाव है। अंतिम ये माना गया कि इस प्रणाली में विकासशील देश अपनी संख्या, जनसंख्या के अनुपात व आकार के अनुसार निर्णय करने या निर्णयों को प्रभावित करने में असमर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में सच तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता के वितरण में विषमता पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और जो ये प्रावधान हैं उनका अमीर देशों को ही ज़्यादा लाभ हुआ है और विकासशील देशों के दृष्टिकोण में कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है।